भारत का संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यहीं से शायद इसकी संवैधानिक विकास की पदयात्रा प्रारंभ हुई या भारतीय संविधान की पदयात्रा का प्रारंभ हुआ। भारतीय संविधान एक दिन की उपज न हो करके लगभग 200 वर्षों का विकास क्रम है। यह स्वतंत्रता का वह वट वृक्ष है जिसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत लगाया गया था तथा संविधान सभा के गठन तक यह प्रकाश पुंज बन गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने के पहले कदम से लेकर प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के ब्रिटिश शासन समाप्त करने की उद्घोषणा तक के सफ़र का पहला पड़ाव 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या संविधान की पदयात्रा की शुरुआत करने से पहले हम इस संविधान की पुस्तक के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय संविधान, जिसे भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे केस में रखा गया है, 16x22 इंच के पार्चमेंट कागज़ के 251 पन्नों पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा 254 पेन 254 पेन, जिसके निब पॉइंट था 303 अर्थात 303 से लिखित इटैलिक भाषा में इसको लिखा गया था तथा आचार्य नंदलाल बोस द्वारा सजाई गई इसके जो कारीगरी करी गई है, इसके अगल बगल जो पेंटिंग करी गई है वो आचार्य नंदलाल बोस द्वारा की गई है और प्रस्तावना जो सजाई गई है वो राम मनोहर सिन्हा द्वारा सजाई गई है। 3.75 किलो की पुस्तक जिसका हम भारतीय संविधान कहते हैं, जो आज भारत के संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे केस में शोभावान है। अब हम अगर विकास यात्रा की बात करें तो कंपनी का शासन तथा ताज के शासन में प्रत्येक एक्ट एवं अधिनियम से भारतीय संविधान के कुछ पहलुओं या अनुच्छेदों को ग्रहण किया गया है। जैसे हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सेवा भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता जो कि अनुच्छेद 315 में दिया गया है, मतलब संघ लोक सेवा आयोग को परिभाषित किया गया है किसमें, अनुच्छेद 315 में। ये कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था 1853 के चार्टर अधिनियम से, अर्थात जो 1854 में मैकाले समिति थी शिक्षा के सुधार के लिए, तो 1853 में चार्टर एक्ट के अंतर्गत मैकाले समिति बनी और उसी के बाद सिविल सेवा परीक्षा जो कि अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग को परिभाषित किया गया है इसमें दी गई। हालांकि इस खुली भर्ती का 1833 में भी लागू किया गया था, जिसमें कहा गया था कि भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा, परंतु कोड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अर्थात 1854 के पहले एक बार इसका प्रयास 1833 में भी किया गया था। अब भारतीय संविधान के विकास क्रम के पहले पड़ाव की तरफ चलते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो सर्वप्रथम हमें मिलता है इसमें भारत का राष्ट्रपति। कहने का तात्पर्य ये है कि भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो सबसे पहले राजा महाराजा थे भारत में, मुगल राजा, अंतिम मुगल राजा बहादुर शाह जफर द्वितीय। उसके बाद आया कौन? बंगाल का गवर्नर जनरल जो कि 1773 में बना। उसके बाद आया 1833 में भारत का गवर्नर जनरल, फिर 1858 में भारत का वायसराय, फिर 1950 में वही जाके क्या बना? भारत का राष्ट्रपति। अर्थात राष्ट्रपति की अगर पदयात्रा की बात करें या राष्ट्रपति के विकास की बात करें तो वो लिया गया है 1773 के बंगाल के गवर्नर जनरल एक्ट से। उसके बाद 1833 के भारत का गवर्नर जनरल बना, फिर 1858 में भारत का वायसराय और उसके बाद 1950 में भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो यह भारत का पहला नागरिक, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक। अब अभी इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करके पढ़ेंगे। अब पहले उसके की पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के की पॉइंट्स हैं। अब उसके बाद आया, हमने देखा कि अनुच्छेद 52
की विकास यात्रा हमने पढ़ी। बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय और राष्ट्रपति। तो कुछ मिला जुला असर अगर देखें तो उसके बाद अनुच्छेद 74, शायद सबको पता होगा कि अनुच्छेद 74 में दिया गया है मंत्रिपरिषद, जो राष्ट्रपति की परामर्श एवं सहयोग प्रदान करेगा। उसकी सहायता के लिए होता है कौन? मंत्री परिषद। राष्ट्रपति की सहायता हुए तो कौन होगा? एक मंत्री परिषद, जो कि किस में दिया गया? अनुच्छेद 74 में। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो मंत्री परिषद का राष्ट्रपति एवं परामर्श के सहयोग हेतु, मतलब उसको परामर्श देना और सहयोग करने के लिए क्या 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उसके बाद आगे चलते हैं तो तीसरा बिंदु इसमें हमको मिलता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, कुछ अगर हम उसको इंटरलिंकिंग करें तो ये आता है निजी व्यापार करने और लोगों को उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित किया गया। उपाधि और उपहार ये दोनों अलग अलग पॉइंट हैं, लेकिन इसको हम लोग इंटरलिंक कर रहे हैं। अभी इसको आगे चल के हम समझते हैं चल के। अच्छा, पहले हम बात करते हैं निजी व्यापार की। निजी व्यापार अगर हम बात करें तो 1813 तक अगर हम बात करें तो भारत के ऊपर केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने का एक तरफा था, मतलब केवल वही शासन करते थे और वही व्यापार करते थे। लेकिन 1813 के चार्टर्ड एक्ट के अंतर्गत चीन और चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर अन्य यूरोपीय कंपनियां भारत आकर के व्यापार कर सकती थी या कोई भी व्यापार कर सकता था, अर्थात अबाध रूप से व्यापार करने की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 302 के अंतर्गत अनुच्छेद 302 के अंतर्गत भारतीयों को दी गई। कुछ हद तक अगर देखें तो 1813 के एक्ट से हमें व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली, या वहाँ से हमने उसको उठाया। उसको भी आगे चल के देखेंगे, पढ़ेंगे आगे 1813 का जब चार्टर्ड एक्ट आएगा। लेकिन यहाँ आते हैं इस पे अनुच्छेद 18, भारतीयों को उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। कहने का मतलब अब भारतीय जो है उपहार और रिश्वत नहीं। उसके बाद अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। सबको पता है अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय है। 1773 में कहा गया कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा और उसका गठन 1774 में किया गया। 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान समय में 34 न्यायाधीश हैं, 33 + 1, 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के विश्लेषण की बात करें तो पहला बिंदु हमारे पास क्या था? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52। उसके बाद आता है 54 और 55। 54 में राष्ट्रपति का चुनाव और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा या उसकी प्रक्रिया को दिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के अनुसार होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 4896 वोट होते हैं, जिसमें संसद के 200 सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तब केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अच्छा, अब हम बात करें राष्ट्रपति के चुनाव की, तो राष्ट्रपति का चुनाव रैंक चॉइस वोटिंग के आधार पर होता है, ना कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वह चुनाव प्रक्रिया है जिसमें आगे निकलने की पद्धति या आगे निकलने की होड़ होती है, जैसे कि लोकसभा चुनाव हो गया हमारे। संसदीय चुनाव जो भी होता है वो आगे निकलने की पद्धति पर आधारित, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गए
वही जीत गया। 20 लोग खड़े हुए, एक को अगर 20% वोट भी मिल गया तो वो जीत गया। इसमें 50% वोटों का वेटेज नहीं रखता है, जो कि रैंक चॉइस वोटिंग में होता है। अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्य की विधानसभाओं का चुनाव, ये सारे अप्रत्यक्ष चुनाव भी होते हैं। जो कि जैसे कि अप्रत्यक्ष चुनाव से संबंध वह होता है कि पहले जनता ने किसी एक प्रतिनिधि को चुना और वही प्रतिनिधि जा करके किसी और को चुनेगा, अर्थात राष्ट्रपति को चुनेगा। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे सीधे नहीं होता, जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन भारत में यह चुनाव अप्रत्यक्ष होता है जाके। राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो रैंक चॉइस वोटिंग के आधार पर होता है, ना कि फर्स्ट पास द पोस्ट के आधार पर। रैंक चॉइस वोटिंग की बात करें तो मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता के अनुसार 1 2 3 4 इत्यादि लिख अंकित करना होता है और मतों की स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 कैंडिडेट खड़े हुए और प्रथम कैंडिडेट को 35% वोट मिले और आखिरी वाले को 10% मिले, मान लेते हैं। और उसके बाद हुआ ये, जो अंतिम होगा, अब उसको तो 35% पहले वाले को मिले, जब तक 50% नहीं हो जाते तब तक मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। जो 5वां व्यक्ति होगा जिसको 10% वोट मिले हैं, उसके वोटों को हटा दिया जाएगा और जो उसका सेकंड नंबर पे जो होगा, मतलब जो वरीयता दी होगी जिसने 1 2 3 4 के अनुसार, तो जो दूसरी वरीयता के अनुसार फिर उसमें बांट दिया जाएगा। अब 35 से उसके हो गए 48%, सॉरी 35 से हो गए उसके अब 43% मान लीजिए। अभी भी उसके 50% नहीं हो रहा है, तो अब चौथे वाले को हटा दिया जाएगा। अब उसके शायद 51% हो जाएंगे तो वह इलेक्टेड हो जाएगा, या वह व्यक्ति उस पद के लिए उचित समझा जाता है। जैसे कि होता है अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में रैंक चॉइस वोटिंग को हैरिस नामक व्यक्ति ने दिया था। अब मतों के परिसीमन की बात कर लें तो मतों का परिसीमन 2026 तक 84वें संविधान संशोधन में किया गया था। अनुच्छेद 74, जो कि सबको पता है, मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति की सहायता एवं सहयोग हेतु कार्य करेगी। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत की हम अगर बात करें तो इसमें भी 4 बिंदु दिए गए हैं उपाधियों के अंत के अंतर्गत, कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। सेना का सम्मान दे सकता है और विद्या संबंधी सम्मान दे सकता है, बस। दूसरा, कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा। अगर लेगा तो वो तीसरे में दिया गया कि राष्ट्रपति से उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। अब वही चौथे में भी दिया गया है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला व्यक्ति भी राष्ट्रपति से सहमति लेगा। अर्थात भारत का संविधान सभी को समता का अधिकार देता है, ना कि समानता का अधिकार। समता का अधिकार देता है, जो कि उपाधियों के अंत में भी दिया गया है, सी और डी में। अब मान लीजिए आप लाभ के पद पर हैं, आप राष्ट्रपति से नहीं ले रहे हैं, तो भी आप गलत कर रहे हैं, आपको लेना पड़ेगा। उसके लिए सहमति आपको राष्ट्रपति की लेनी ही पड़ेगी। राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की बात करें तो सन 1954 में राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की गई। 1996 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार उपाधि नहीं, यह पुरस्कार थे। अर्थात अभी हमने पढ़ा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हमने क्या किया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हमने उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। वही है कि उपाधियों का अंत किया गया। तो यहाँ पे पद्म विभूषण जो 1996 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण पुरस्कार उपाधि नहीं है, यह पुरस्कार आते थे। पुरस्कार प्राप्त करने के पश्चात प्रत्यय के रूप में इसका इस्तेमाल या उपसर्ग के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 124, जो कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 1774 के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजिया इम्पे थे। 1774 में जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजिया इम्पे थे और 3 अन्य लोग इनके साथ थे।
भारत की स्वतंत्रता के समय न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 थी। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े अभी 18 नवंबर को इन्होंने पदभार संभाला है और ये 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के संविधान के अगर हम पदयात्रा के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को हमने ख़त्म किया। अब इसके आगे 1984 के रेगुलेटिंग एक्ट को देखेंगे। और अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा या ऐसी कौन से अधिनियम था जिसके चलते ब्रिटेन की सरकार गिर गई थी। अर्थात किसी भारतीय विषय पर अंग्रेजी सरकार के पतन का अगर हम बात करें तो दृष्टांत, मतलब एक तरह से देखने को कहाँ मिलता है हमें, तो ये हुआ था डंडाज के अधिनियम में। डंडाज का अधिनियम 1773 के अधिनियम को व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए डंडाज का अधिनियम लाया गया था, जिसे लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की गठबंधन सरकार ने लाया था। और यह सरकार जो है इसे पारित नहीं कर सकी थी अपने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, वहाँ पे ये पारित नहीं करवा सकी और जिसके चलते इनको अपना त्यागपत्र देना पड़ा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भारतीय विषय पर अंग्रेजी सरकार के पतन का पहला और अंतिम दृष्टांत हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो यह देखने को मिलता है डंडाज के अधिनियम को। यह पहला और आखिरी ही ऐसा एक ही केस हुआ था जिसमें कि भारत के चलते ब्रिटेन में सरकार गिर गई थी। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।